नमस्ते। तो इंतजार खत्म हुआ, बिहार का नया बजट आ गया है। चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट में क्या खास है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडलाइन नंबर 1। इस बार का बजट कितना बड़ा है? ये है 3.47 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये दिखाता है कि सरकार के इरादे कितने बड़े हैं। तो आज हम इस बजट को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर जानेंगे कि इस बजट के पीछे सोच क्या है। उसके बाद ये समझेंगे कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। कुछ खास योजनाओं पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि बिहार के लिए आगे की राह कैसी है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बजट की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आंकड़े आखिर कह क्या रहे हैं? तो देखिए, पिछले साल बजट था 3.17 लाख करोड़ का और इस साल ये बढ़कर हो गया है 3.47 लाख करोड़, यानी सीधी सीधी 9.69% की बढ़ोतरी। ये जो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा है ना, ये दिखाता है कि सरकार डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज करने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर चल रही है। अब देखिए, हर बजट के पीछे ना एक सोच होती है, एक फिलॉसफी। इस बार बिहार सरकार ने अपने डेवलपमेंट मॉडल को 5 मजबूत पिलर्स पर टिकाया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है ईमान, यानी ईमानदारी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सरकार का जो भी पैसा खर्च होगा वो पूरी ईमानदारी और सही तरीके से होगा, ताकि डेवलपमेंट का फायदा हर किसी तक पहुंचे और न्याय के साथ विकास का लक्ष्य पूरा हो। दूसरा पिलर है ज्ञान। यहां सरकार का फोकस बिहार को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर है और इसके लिए हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज बनाने जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं, ताकि हमारे यंग जनरेशन फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें। और तीसरा पिलर है विज्ञान। मतलब डेवलपमेंट के जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो खेती में हो या इंडस्ट्री में, उनसे निपटने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाएगी। इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन पर जोर रहेगा। चौथा पिलर है अरमान। ये दरअसल सरकार की एम्बिशन को दिखाता है, एक बड़ा सपना, बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट यानी विकसित बिहार बनाने का सपना। और ये बजट उसी सपने की तरफ एक कदम है। और पांचवा और आखिरी पिलर है सम्मान। यहां फोकस इस बात पर है कि हर नागरिक को एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, खासकर बुजुर्गों के लिए, जिन्हें घर पर ही हेल्थ फैसिलिटीज और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज मिलेंगी, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बजट, इसके लिए पैसा आएगा कहां से? चलिए अब सरकार की कमाई के सोर्सेस को समझते हैं। ये चार्ट बहुत कुछ बताता है। सोचिए, अगर बिहार सरकार की कमाई 1 रुपए है तो उसमें से 45 पैसे तो आते हैं सेंट्रल टैक्सेस में हिस्से से और करीब 15 पैसे आते हैं केंद्र से ग्रांट के तौर पर। मतलब कुल मिलाकर 60 पैसे तो सीधे सीधे केंद्र से आ रहे हैं। राज्य खुद अपने टैक्स से सिर्फ 19 पैसे कमाता है। इससे पता चलता है कि बिहार अपनी कमाई के लिए केंद्र पर कितना ज्यादा निर्भर है। ठीक है, पैसा कहां से आया ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये पैसा जाएगा कहां। सरकार की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या हैं? तो यहां भी तस्वीर काफी साफ है। खर्च का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 42%, वो जा रहा है सोशल सर्विसेज पर। मतलब आपकी और हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इन सब चीजों पर। इसके बाद नंबर आता है जनरल और इकोनॉमिक सर्विसेज का। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। 2 तरह के खर्चों के बीच का अंतर। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे आप घर के डेली खर्चों की तरह समझिए, जैसे राशन का बिल, बिजली का बिल, सैलरीज, पेंशन, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसा है जैसे आप कोई नया घर खरीद रहे हैं या कोई जमीन ले रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिससे फ्यूचर में एसेट्स बनते हैं, जैसे कि नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल। और यहीं पर इस बजट का एक सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने वाला पॉइंट सामने आता है। इस साल जो डेली खर्चे हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो 12.75% बढ़ गए हैं। लेकिन जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 2.2% घट गया है। ये एक बड़ी बात है। मतलब सिस्टम को चलाने का खर्च तो बढ़ा है, पर राज्य के लिए नई संपत्ति बनाने पर खर्च कम हो गया है। चलिए अब जरा उन योजनाओं पर फोकस करते हैं जिनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है 7 निश्चय 3.0, उसके लिए 14,800 करोड़ रुपए रखे गए हैं और इसके गोल्स बहुत बड़े हैं, जैसे 1 करोड़ जॉब्स देना, पर कैपिटा इनकम को डबल करना। ये बिहार के डेवलपमेंट का एक तरह से ब्लूप्रिंट है।
अच्छा, अब अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो एजुकेशन को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है 17% से भी ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 नए एक्सप्रेसवेज का प्लान है। महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, महिला उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा। लेकिन एक चिंता की बात भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का बजट कम कर दिया गया है, और बिहार जैसे राज्य के लिए ये सोचने वाली बात है। तो इन सब योजनाओं और आंकड़ों को मिलाकर देखें तो बिहार के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। चलिए अब राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ और आगे की चुनौतियों को समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से राज्य के फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। अच्छी खबर यह है कि रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान है, मतलब आमदनी खर्च से थोड़ी ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट को भी 2.99% पर रखा गया है, जो 3% की लीगल लिमिट के ठीक अंदर है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाता है। लेकिन हाँ, राज्य पर जो कुल कर्ज है वो भी काफी ज्यादा है, जो आगे चलकर एक चैलेंज बन सकता है। और जैसा कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, ये बजट सिर्फ खर्चों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि एक विकसित बिहार का रोड मैप है। तो सरकार की नज़र में ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि फ्यूचर का एक प्लान है। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों की भलाई पर, वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य की नींव यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कम हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये रोड मैप वाकई विकसित बिहार की मंजिल तक पहुंचा पाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।